इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस या INF ट्रीटी एक समय ग्लोबल सिक्योरिटी का एक आधार थी, कोल्ड वॉर डीएस्केलेशन का एक बड़ा सिंबल जिसने दुनिया को तबाही से बचाया था। 1987 में अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने इस पर साइन किए थे। यह कंट्रोल में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यह ट्रीटी बहुत ज्यादा डर और भरोसे की डाउनप्ले के समय में बनी थी, जहां दोनों सुपर पावर्स ने पूरे यूरोप में जमीन से लॉन्च होने वाली इंटरमीडिएट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थीं, जिससे कॉन्टिनेंट एटॉमिक तबाही के लगातार डरावने साए में आ गया था। इस एग्रीमेंट को इन हथियारों की पूरी एक क्लास को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था, खास तौर पर 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली सभी न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियारों से लैस जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर बैन लगाया गया था। ये एक सेफ दुनिया की तरफ एक ठोस कदम था। 3 दशक से ज्यादा समय तक INF ट्रीटी ने अपना काम बखूबी किया, जिससे लगभग 2700 मिसाइलों को वेरीफाई करके डिस्ट्रॉय किया गया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिफिकेशन सिस्टम था, जिसने दोनों तरफ के इंस्पेक्टर्स को एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज पर जाने की परमिशन दी, जिससे ट्रांसपेरेंसी का एक ऐसा लेवल बना जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। इस प्रोसेस ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक डाउनप्ले जोर भरोसा बनाने में हेल्प की, ये दिखाते हुए कि न्यूक्लियर वॉर के बड़े खतरे का सामना करते हुए भी कड़े दुश्मन कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। इस ट्रीटी ने यूरोप के सिक्योरिटी लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया। उन शॉर्ट वार्निंग टाइम मिसाइलों को हटा दिया जिन्होंने कुछ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स के लिए एक लिमिटेड न्यूक्लियर एक्सचेंज को खतरनाक तरीके से पॉसिबल बना दिया था। हालांकि साल 2025 की दुनिया लेट 1980 के जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट से बहुत अलग है। कून ऑपरेशन की भावना जिसने ट्रीटी को जन्म दिया था, वह बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसकी जगह बड़े पावर कंपटीशन के एक नए युग ने ले ली है। पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर की नींव अनसुलझे झगड़ों, बदलते अलायंस और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बोझ तले टूट गई है, जो पुराने एग्रीमेंट्स की लिमिट्स को धुंधला कर देती हैं। जिस भरोसे को इतनी मेहनत से बनाया गया था, वह खत्म हो गया है, और उसके साथ ही आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर भी जो उस पर डिपेंड करता था। INF ट्रीटी, जिसे एक बाइपोलर दुनिया के लिए बनाया गया था, खुद को एक मल्टीपोलर रियलिटी में रिलेवेंट बने रहने के लिए स्ट्रगल करती हुई पाई, जहां दूसरे नेशंस वही मिसाइलें डेवलप कर रहे थे जिन्हें इसने अपने सिग्नेटरीज के लिए प्रोहिबिट किया था। इसलिए ट्रीटी का आखिरकार खत्म होना कोई अचानक की घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी दर्दनाक गिरावट का नतीजा था। सालों से शुरुआती ऑप्टिमिज्म शक और आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। दुनिया ने देखा कि कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए मैकेनिज्म का इस्तेमाल आरोप लगाने के लिए किया गया, जिसे कभी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए उम्मीद की किरण माना जाता था, वह रूस और वेस्ट के बीच बिगड़ते रिश्ते का एक और शिकार बन गया। इसका कोलैप्स एक कड़ा रिमाइंडर है कि आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते हैं। उन्हें लगातार पॉलिटिकल विल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक शेयर्ड डाउनप्लेटमेंट की जरूरत होती है। ये सभी आज बहुत कम है। INF ट्रीटी का फॉर्मल अनरिवेलिंग अगस्त 2019 में शुरू हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में ऑफिशियली विथड्रॉ कर लिया। अमेरिकी जस्टिफिकेशन क्लियर था और सालों से कहा जा रहा था रूस एग्रीमेंट का मटेरियल ब्रीच कर रहा था। वॉशिंगटन ने खास तौर पर रूस के 9M7 2 क्रूज मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट की तरफ इशारा किया, जिसे नाटो SST-8 के नाम से जानता है। यूएस ने दावा किया कि इस मिसाइल की रेंज सीधे प्रोहिबिटेड 500 से 5500 किलोमीटर के ब्रैकेट में आती थी।
बार बार अमेरिकी प्रोटेस्ट और रूस से कंप्लायंस में लौटने की डिमांड के बावजूद मॉस्को ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया, यह कहते हुए कि मिसाइल की रेंज ट्रीटी की लोअर लिमिट से कम थी। रूस ने अपनी तरफ से अमेरिकी आरोपों को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, उसने अपनी शिकायतों का एक सेट सामने रखा, यह कहते हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स ही ट्रीटी की इंटीग्रिटी को डाउनप्ले जोर कर रहा था। मॉस्को ने अक्सर रोमानिया और पोलैंड में यूएस द्वारा डिप्लॉय किए गए एजिस अशोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तरफ इशारा किया। रूसियों ने दावा किया कि इन सिस्टम्स में इस्तेमाल किए गए MK-41 लॉन्चर्स उन लॉन्चर्स के बराबर थे जो अमेरिकी वॉरशिप्स पर टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल होते थे, और इसीलिए उन्हें आसानी से रूसी इलाके में ऑफेंसिव मिसाइलें लॉन्च करने के लिए रिपर्पस किया जा सकता था। यूएस ने इस दावे को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सिस्टम पूरी तरह से डिफेंसिव थे और ऑफेंसिव हथियार दागने में इनकैपेबल थे। आरोप और काउंटर एक्यूजेशंस के इस चक्र ने एक डिप्लोमेटिक गतिरोध पैदा कर दिया, जिससे बचा हुआ कोई भी भरोसा खत्म हो गया। 2019 में अमेरिकी विथड्रॉल के बाद भी रूस ने शुरू में घोषणा की कि वह एक सेल्फ इंपोज मोरेटोरियम का पालन करेगा, यह प्रॉमिस करते हुए कि वह INF रेंज की मिसाइलें तब तक डिप्लॉय नहीं करेगा जब तक यूनाइटेड स्टेट्स पहले ऐसा नहीं करता। हालांकि यह नाजुक व्यवस्था 4 अगस्त 2025 को टूट गई। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बदलाव का हवाला देते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वह अब इन रेस्ट्रिक्शंस से बंधा नहीं रहेगा। मॉस्को ने हालिया अमेरिकी मिलिट्री एक्टिविटीज को अंतिम कारण बताया, खास तौर पर मीडिया ग्रुप US मिलिट्री डिप्लॉइंग टाइफून मिसाइल launches in Philippines, convoy of military vehicles in Philippines, US-Philippines joint military exercises is stock or distribute equally फिलीपींस में टाइफून मिसाइल लॉन्चर्स के डिप्लॉयमेंट। ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक समान मिसाइल के टेस्ट फायरिंग पर जोर दिया। रूस ने तर्क दिया कि यह एक्शन यूरोप और एशिया पैसिफिक दोनों क्षेत्रों में ऐसे हथियार डिप्लॉय करने के अमेरिकी इरादे को साफ दिखाते हैं। रूस के इस आखिरी कदम ने ट्रीटी के कोलैप्स को पूरा कर दिया है, दुनिया को एक ऐसी स्थिति में वापस ला दिया है जो 1987 से पहले नहीं देखी गई थी, जहां 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स द्वारा इंटरमीडिएट रेंज जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट पर कोई कानूनी रोक नहीं है। वेरिफिकेशन और लिमिटेशन का केयरफुल फ्रेमवर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिसकी जगह म्यूचुअल शक से शासित एक खतरनाक नई रियलिटी ने ले ली है। दोनों पक्ष अब अपने एक्शन में सही महसूस करते हैं, हर कोई ये मानता है कि दूसरा ही हमलावर है। इस ब्लेम गेम ने न केवल एक बहुत जरूरी ट्रीटी को खत्म कर दिया है, बल्कि एक नई अनियंत्रित आर्म्स रेस का रास्ता भी खोल दिया है जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को खतरा है। ट्रीटी के कोलैप्स के साथ ही बयानबाजी में एक खतरनाक वृद्धि हुई है, जिससे दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसे कदम में जिसने दुनिया भर में अलार्म की लहरें भेज दी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि उन्होंने 2 अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के पास तैनात करने का आदेश दिया है। इसे पूर्व रूसी प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेदेव की भड़काऊ टिप्पणियों के सीधे जवाब के रूप में देखा गया, जबकि व्हाइट हाउस ने यह साफ नहीं किया कि सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड थीं या न्यूक्लियर वॉरहेड्स से लैस थीं। एक्सप्लिसिटली था अपने आप में डिटेरेंस और रिजॉल्व का एक सस्पिशनतिशाली मैसेज थी। न्यूक्लियर ब्रिन डाउन प्लेनशिप का एक क्लासिक कदम, जिसे ताकत और तैयारी का संकेत देने के लिए डिजाइन किया गया था। क्रेमलिन का जवाब तुरंत लेकिन नापा तुला था, सावधानी और अवज्ञा का मिश्रण। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रेसिडेंट ट्रंप को न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बात करते समय बहुत सावधान रहने की सलाह दी, जो लापरवाही से की गई बयानबाजी के खतरों के बारे में एक हल्का सा इशारा था। हालांकि पेस्कोव ने सबमरीन डिप्लॉयमेंट के तत्काल मिलिट्री सिग्निफिकेंस को कम करने की भी कोशिश की, ये कहते हुए कि अमेरिकी सबमरीन लगातार मौजूद रहती हैं और ये कदम कोई असामान्य उकसावा नहीं था।
यह सावधानी से किया गया जवाब मॉस्को के बिना किसी प्रभाव के दिखने की इच्छा को दर्शाता है और साथ ही वॉशिंगटन को एक न्यूक्लियर आर्सेनल को डाउन प्ले एंड करने के साथ आने वाली बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ये एक्सचेंज एक खतरनाक टिट जी डायनामिक को उजागर करता है, जहां शब्द एक्शन जितने ही खतरनाक हो सकते हैं। मौजूदा सिचुएशन ओरिजिनल कोल्ड वॉर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फोकस सिर्फ यूरोप पर नहीं है बल्कि एशिया पैसिफिक तक फैल गया है, जहां अमेरिकी एक्शन की फिलीपींस में मिसाइल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट रूस द्वारा सीधे खतरे के रूप में उद्धृत किए जाते हैं। ये एक मल्टी फ्रंट सिक्योरिटी दुविधा पैदा करता है, जिससे मिलिट्री रिसोर्सेज और डिप्लोमेटिक अटेंशन पतली हो जाती है। INF ट्रीटी एक द्विपक्षीय समझौता था, लेकिन इसके खत्म होने के ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं जो सहयोगियों को आकर्षित करते हैं और नए संभावित फ्लैश पॉइंट्स बनाते हैं। यूरोप में नाटो के सहयोगियों को अब अपने दरवाजे पर रूसी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों का फिर से सामना करना पड़ रहा है, जबकि एशिया के देश घबरा कर देख रहे हैं, क्योंकि यूएस रूस प्रतिद्वंद्विता उनके पिछवाड़े में चल रही है। शब्दों का यह बढ़ता युद्ध डर और अनिश्चितता का माहौल बना रहा है, जिससे गलत अनुमान की संभावना बढ़ जाती है। INF ट्रीटी के खत्म होने और न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो दोनों सस्पिशंतियों के बीच ए डाउन प्ले आत्र शेष बड़ा आर्म्स कंट्रोल समझौता है, फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है। एक पूर्ण आर्म्स रेस को प्रोहिबिशन ने वाले गार्डरेल्स गायब हो रहे हैं। हर बयान की जांच की जाती है, हर मिलिट्री वॉर अभ्यास को एक संभावित खतरे के रूप में समझा जाता है। इस बढ़ी हुई टेंशन से डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप ढूंढना मुश्किल हो जाता है और यह जोखिम बढ़ जाता है कि एक क्षेत्रीय संघर्ष न्यूक्लियर सशस्त्र विरोधियों के बीच सीधे कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकता है। दुनिया अपनी सांसें प्रोहिबिशने हुए हैं, उम्मीद कर रही है कि दोनों तरफ के लीडर्स बिना सस्पिशनरी स्टेक्स को पहचानेंगे। आवर्स INF ट्रीटी का डेफिनेटिव एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पर एक लंबी और अशुभ छाया डालता है। इसका कोलैप्स कोऑपरेटिव आर्म्स कंट्रोल के एक युग की मौत का संकेत देता है, जो एक नई और तकनीकी रूप से एडवांस्ड आर्म्स रेस की संभावना को उजागर करता है। ट्रीटी की बाधाओं के बिना रूस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों अब तेज पता लगाने में मुश्किल इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों की एक नई जनरेशन को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए फ्री हैं। ये इनएविटेबली दूसरे न्यूक्लियर सशस्त्र राज्यों जैसे कि चीन को अपने आर्सेनल का फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेगा। संभावित रूप से दुनिया भर में प्रसार और मिलिट्री बिल्डअप का एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करेगा। जो स्टेबिलिटी कभी स्वाभाविक मानी जाती थी, वह अब एक डरावनी अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप से बदल गई है। भारत के लिए यह नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी चुनौतियों का एक कॉम्प्लेक्स और चिंताजनक सेट प्रस्तुत करती है। नई दिल्ली ने लंबे समय से रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा है। मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच बढ़ती टेंशन भारत को एक तेजी से मुश्किल स्थिति में डालती है। इस दुविधा को प्रेसिडेंट ट्रंप की हालिया धमकियों से साफ देखा गया है कि वे इंडियाई सामानों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इन इकोनॉमिक धमकियों को भारत द्वारा रूसी तेल और मिलिट्री हार्डवेयर की लगातार खरीद से स्पष्ट रूप से जोड़ा है, इसे एक विश्वासघात के रूप में पेश करते हुए, जबकि पश्चिम यूक्रेन में युद्ध को लेकर मॉस्को को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। कुछ एनालिस्ट्स जैसे साउथ एशिया एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन सजेस्ट देते हैं कि ट्रंप की भारत के खिलाफ टैरिफ की धमकियां आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में उनकी अक्षमता की निराशा का एक प्रकटीकरण है।
इस विचार के अनुसार ट्रंप को उम्मीद थी कि उनकी डील मेकिंग की क्षमता पुतिन को बातचीत की मेज पर मजबूर कर सकती है, और जब वह विफल रहा तो उन्होंने भारत जैसे देशों की तरफ अपना गुस्सा मोड़ दिया, क्योंकि वे अमेरिकी नीति के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं हो रहे थे। यह एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यू को एक ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट में बदल देता है, जहां भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए दंडित किया जा रहा है, विशेष रूप से किफायती ऊर्जा और विश्वसनीय रक्षा आपूर्ति की उसकी जरूरत, जो रूस ने ऐतिहासिक रूप से प्रदान की है। आखिरकार INF ट्रीटी का खत्म होना और उसके बाद US रूस टेंशन्स में वृद्धि सभी के लिए एक ज्यादा खतरनाक दुनिया बनाती है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह नई दिल्ली को मॉस्को के साथ अपने संबंधों को कम करने के लिए वॉशिंगटन के प्रेशर से निपटने के लिए मजबूर करता है, जबकि साथ ही एक अस्थिर क्षेत्रीय सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मैनेज भी करता है। एक नई आर्म्स रेस का खतरा भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अस्थिर कर सकता है और ग्लोबल अटेंशन और रिसोर्सेज को क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जरूरी मुद्दों से दूर कर सकता है। इस खंडित दुनिया में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पहले कभी इतना टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह बड़ी सस्पिशन थी कि बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच अपने हितों की रक्षा करना चाहता है।